वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इस साल जितने भी बच्चे क्लास 12th में हुए हैं, जिनका ये साल अभी स्टार्ट हुआ है, तो उन सभी के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो इस साल आप लोगों ने अपनी केमिस्ट्री की प्रेपरेशन को किस तरह से करना है, जो नॉर्मली बच्चे मिस्टेक्स करते हैं वो मिस्टेक्स आपसे ना हों और आपकी अच्छे से प्रेपरेशन हो जाए, वो पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो उसी के साथ रिलेटेड हमारी वीडियो रहेगी। कैसे आपने अपनी प्रेपरेशन करनी है, कैसे आप लोग इसको स्टडी करेंगे, क्या हमारा सिलेबस रहेगा, कौन सी बुक्स अच्छी हैं, नोट्स यूज़ करें या फिर हम लोग एनसीईआरटी बुक यूज़ करें। तो सभी डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। कितने टाइम में आपने सिलेबस कवर करना है, कौन सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, तो पूरे साल का प्लान मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, जो भी आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि सभी का फ़ायदा हो सके। तो भी देखो, तो इस साल जो हमारा सिलेबस होता है, आपकी बोर्ड की क्लास है, आपने क्लास 11th में किस तरह से स्टडी की है, अब इस साल उससे कुछ अलग वे से आप लोगों को स्टडी करनी होगी। क्योंकि इस साल आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपेयर करना होगा और साथ में आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जैसे कि जेईई मेंस या फिर नीट का एग्ज़ाम भी आने वाला होगा। तो क्योंकि मोस्टली बच्चे इनकी भी प्रेपरेशन साथ में ही करते हैं, तो फिर आपने अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करना है, वो सभी बातें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है भी। तो आप लोगों ने अपने सिलेबस को भी इस बार थोड़ा सा जल्दी आप लोगों को कंप्लीट करना होगा, फिर हमें रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करनी है, प्रीवियस ईयर्स करने हैं। तो बहुत सारे आपको इस साल एक्स्ट्रा काम साथ में ही करने पड़ेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है, ईजिली हो जाएगा। ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ पर पॉइंट्स होंगे, अगर आप इनको एक बार ध्यान से ठीक है समझ लेते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सब कुछ ईजी हो जाएगा। तो भी सबसे पहले हम इस पूरी वीडियो को कुछ पॉइंट्स में बांट लेते हैं। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है कि क्लास 11th केमिस्ट्री के क्या कुछ कॉन्सेप्ट इस साल भी यूज़ होंगे, अगर यूज़ होंगे तो वो कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री शुरू करने से पहले क्या कुछ पहले से आता हो, ताकि आपको ईजिली सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाए। अब देखो भी, क्लास 11th के ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जो आप लोगों को इस साल अगर आते होंगे तो आपके लिए चीज़ों को समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। तो जिनमें से ये मैंने कुछ टॉपिक्स आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। अगर ये टॉपिक्स आपको लास्ट ईयर के याद हैं या आपको अंडरस्टैंड हैं, जो याद हैं ठीक है। अगर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है तो वो आप पहले इनको सीख लें, सिर्फ इनके बेसिक्स को सीखना है अभी। ठीक है। कुछ डीपली ज़्यादा अब जाने की ज़रूरत है नहीं। आपको इतना याद हो कि ये होता क्या है, अभी रेजोनेंस होती क्या है, हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट आपको सोल्व करने आते हों। ठीक है। फिर ऑर्गेनिक में हमें आईयूपीएसी नेमिंग के क्या रूल्स होते हैं, बेसिक रूल्स अगर आपको आइडिया हो। तो कौन कौन से हमारे पास यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये सब कुछ आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो आपको इस साल की केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होने वाली। इतना क्लियर है अभी। तो ये तो हो गया अभी लास्ट ईयर के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। तो अभी हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि कौन सी बुक हमें इस साल यूज़ करनी है। ठीक है। अब देखो भी, एनसीईआरटी बुक बहुत अच्छी है, नो डाउट, काफ़ी अच्छी बुक है और एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी साथ में होती हैं। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक तो भी एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस आपके लिए अनसोल्ड होती हैं और एनसीईआरटी में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वहाँ पर मिलती नहीं है। ठीक है। तो ऐसे केसेस में हमें साथ में कोई ना कोई नोट्स या फिर रेफरेंस बुक्स को यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके लिए आपने जो एक प्लान यूज़ करना है, जो कि सबसे अच्छा रहता है, वो क्या है कि आपने अपने नोट्स यूज़ करने हैं। वो नोट्स आप जिस टीचर से स्टडी कर रहे हैं उसके भी हो सकते हैं, आप अपने स्कूल टीचर के, या फिर आपने किसी अगर ठीक है ना कोचिंग को ज्वाइन किया है, या फिर किसी ऑनलाइन आप लोग कहीं से भी बाय कर सकते हैं, यूट्यूब से या फिर किसी भी ठीक है वेबसाइट से, वो नोट्स आपके पास हों। और सबसे अच्छा होता है अगर आप लोग नोट्स को खुद बनाएं बैठकर। ठीक है। आजकल तो यूट्यूब पर आपको काफ़ी सारी क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग देखकर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा मेथड वो है, या फिर आपके क्लास टीचर आपको वो नोट्स बनवा दें। तो नोट्स के साथ आप लोगों ने क्या करना है भी, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ एनसीईआरटी वो आपने सोल्व आउट करनी है।
एनसीईआरटी, अनसोल्ड, सोल्ड, सभी प्रॉब्लम, एक भी प्रॉब्लम आपने उसमें से स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। साथ में आपने भी एक रेफरेंस बुक ज़रूर यूज़ करनी है। रेफरेंस बुक का क्या काम है, एक तो आपको वहाँ से एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में इशू होता है आप वहाँ पर रुक ना जाएं, उसको छोड़ ना दें, आप उसका रेफरेंस में से सॉल्यूशन देखकर उसे सोल्व कर सकते हैं। फिर साथ में रेफरेंस बुक्स में से आपको एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिल जाती हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर्स मिल जाते हैं, और अगर कोई टॉपिक अंडरस्टैंड ना हो उसका आपको वहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी मिल जाती है। तो ऐसे रेफरेंस बुक साथ में यूज़ ज़रूर करनी होगी आपको। आप रेफरेंस बुक कोई भी, ठीक है ना, आप कोई भी ओल्ड बुक भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो भी आपकी अच्छी रहेगी। तो ये 2 रेफरेंस बुक्स हैं जो मैं जनरली मैंने यूज़ की हुई हैं, तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, एनसीईआरटी बेस्ड हैं, सभी एनसीईआरटी के टॉपिक इसमें ही कवर हो जाते हैं। एक है भी ये डॉक्टर एस.सी. खेतरपाल की प्रदीप पब्लिकेशन की बुक, और दूसरी है भी ये डॉक्टर एस.पी. जौहर की मॉडर्न पब्लिकेशन की बुक। तो ये दोनों ही अच्छी हैं, और भी बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं मार्केट में, अगर आप कोई और यूज़ करते हैं, अगर आपके स्कूल टीचर या फिर आपके कोचिंग क्लासेस के टीचर आपको कोई और बुक को सुजेस्ट करते हैं, वो भी आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बुक्स एनसीईआरटी बेस्ड ही हो। सो भी आप लोगों ने नोट से अपना मेन काम करना है, साथ में एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट का ध्यान रखिएगा। जब एक बार सिलेबस हो जाए देन नेक्स्ट टाइम आप लोगों ने एनसीईआरटी में से, बुक में से चैप्टर को ज़रूर रीड आउट करना है, खासतौर पे उन बच्चों के लिए जिन्होंने किसी ना किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में बैठना है, जेईई या फिर नीट। एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड ज़रूर कर लेना। प्रॉब्लम्स तो आपने सोल्व करनी ही करनी है, बट बुक में से एक बार चैप्टर को रीड करने का फ़ायदा क्या है, एनसीईआरटी में जो आपके टॉपिक्स होते हैं वो आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, जब आप पूरा चैप्टर रीड करेंगे तो वो आपको एक अच्छे से याद हो जाएगा। तो ऐसे आपको उस चैप्टर की और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो अभी अब हमारा है थर्ड पॉइंट कि कैसे स्टडी करनी है, कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना है, कौन सी मिस्टेक्स ना हो, ताकि हमें अच्छे से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब देखो भी, सबसे पहली बार जब आप किसी भी न्यू चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं, आपने उस वक्त पूरा फोकस करना है कि कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लें, ठीक है। ध्यान से उसको सुने। मान लीजिए अगर आप लोग किसी टीचर से उसको सुन रहे हैं, एक बार तो उस वक्त हो गया, दूसरी बार आप उसको रीड करेंगे, ठीक है, खुद 2 बार हो गया, थर्ड टाइम आप उसे याद करेंगे, फोर्थ टाइम आप उसे रिटर्न में बाद में एक्सप्लेन कर कर देखेंगे। तो 4 बार आपका जो एक चीज़ हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा हार्डवर्क इसमें अपना लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं। तो भी सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो जब भी आप किसी न्यू चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें। ये भूल जाएं कि आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, अन इम्पोर्टेंट है, कुछ नहीं याद रखना, पूरे चैप्टर के सभी टॉपिक्स को अंडरस्टैंड करने पर ध्यान देना है, कॉन्सेप्ट्स को आपने अच्छे से समझ लेना है। एक बार वो आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए तो आपको पूरा साल वो पूरा चैप्टर ईजी ही फील होगा, वो आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक्स को रीड किया एक बार, देन आपने एनसीईआरटी की सोल्ड और साथ में जो चैप्टर के बीच दी होती हैं अनसोल्व प्रॉब्लम, उनको सोल्व आउट करना है, ठीक है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया फिर आपने अनसोल्व एक्सरसाइज को सोल्व करना है। तो ऐसे जब आप लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज को साथ में ही सोल्व करेंगे तो आपका वो पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे अच्छे से आपका वो चैप्टर हो जाएगा। बाकी डेली में रूटीन रखनी है अभी, ठीक है। ये नहीं कि एक दिन हमने, ठीक है ना कुछ रीड कर लिया, बाद में फिर ऐसे ही 2 दिन 3 दिन हमारा, ठीक है, बीच में से स्किप कर लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं चलना। देखो भाई, ये मेरी बात हमेशा के लिए याद रखना, पूरी ज़िंदगी आपके काम आने वाली है। जब आपका स्टडी करने का मन होता है, ठीक है ना, पढ़ने का मन होता है, उस वक्त तो सभी ही पढ़ लेते हैं, वो महीने में आपका 6-7 बार ही होगा, ठीक है, आजकल बच्चों का यही हाल है। जब आपका मन ना करता हो, जो स्टूडेंट उस टाइम अपने आप को फोर्स कर कर स्टडी करता है वही आगे जाता है, ठीक है। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो, चाहे आपका कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे इन फ्यूचर आप किसी भी काम में हो, जब मन ना करे उस वक्त जब आप उसे फोर्स कर कर, ठीक है, अपने माइंड को चेंज कर कर उस पर ध्यान देंगे, फोकस करेंगे स्टडी पर, तो ही आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। तो ये आपको अपनी यहाँ पर एक ये आदत बनानी होगी कि आपने फोर्सफुली कुछ ना कुछ स्टडी ज़रूर करना है, ठीक है। डेली में अपनी एक रूटीन बना लेनी है।
इतना क्लियर है? अभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है, डेली में रूटीन बनानी है, जितना भी मुश्किल फील हो बट 1 या 2 टॉपिक ज़रूर स्टडी करने हैं, बिल्कुल भी गैप बीच में ना आने दें। एक दिन आपका बीच में रख लेना है, चाहे वो संडे हो या कोई और दिन हो, जब आपने स्टडी से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट होकर अपना थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है भी? तो भी अगर आपका जो बिहेवियर ऐसा है कि आपसे फोकस ही हो नहीं पाता, आप बैठकर स्टडी नहीं कर पाते, तो आपके लिए अच्छा यही है कि आप किसी ना किसी कोचिंग क्लासेस को या फिर किसी ना किसी यूट्यूब चैनल को डेली बेसिस पर फॉलो करना शुरू कर दें, या फिर आप अपने 2-3 दोस्तों का ग्रुप बनाकर स्टडी कर सकते हैं, बट वो वाले जो स्टडी पे ध्यान देते हो। ठीक है? तो ये आपने ज़रूर एक अपना रूटीन बनाने के लिए ये भी काम आप साथ में रख सकते हैं। क्लियर है अभी? तो ये था भी आपने कैसे स्टडी करनी है, और साथ में मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि अपने नोट्स अगर आप लोग खुद बनाते हैं तो सबसे अच्छा रहेगा, वो आपके लिए सबसे ज़्यादा यहाँ पर यूज़फुल रहने वाली है चीज़। ठीक है? और शुरू से ही आपने जो फॉर्मूला, जो कंसेप्ट आपको कुछ डिफ़िकल्ट लगता है, उनको अलग से मार्क करना शुरू कर दें, ताकि जब आप लोग दूसरी बार उसे रिवाइज़ करें तो आपको याद आ जाए कि ये कुछ अलग था, इसे मैंने अच्छे से स्टडी करना है, इसे मैंने अच्छे से याद करना है, ये मुझे भूल सकता है। क्लियर है अभी? फोर्थ पॉइंट पर आते हैं अभी। कुछ एक्स्ट्रा आपको इस साल साथ में ज़रूर करना होगा। वो क्या है कि भी जो भी आपके टॉपिक्स हैं, ठीक है, एक तो आपकी बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए हो गई प्रेपरेशन, साथ में कुछ एक्स्ट्रा आपने उस टॉपिक को गूगल पर या फिर यूट्यूब पर रिसर्च करना है फॉर द प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, या उस टॉपिक की, उस कॉन्सेप्ट की क्या यहाँ पर हिस्ट्री रही है, कि वो सब कुछ कैसे हमारे पास आया है, ये इतना कुछ, वो थोड़ा बहुत आपने जानकारी ज़रूर देखनी है, ताकि आपका उस सब्जेक्ट के लिए, उस टॉपिक के लिए, उसको सोचने का आपका नज़रिया चेंज हो, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, ताजो आप उसको एक प्रैक्टिकली भी सीख सकें साथ में। ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये साथ में आपने ज़रूर थोड़ा बहुत इसको आप लोग फॉलो ज़रूर करते रहना, ताकि आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली भी अंडरस्टैंड होता रहे कि ये है क्या। ठीक है ना? इसका क्या यूज़ होता है, कैसे इस पर इतना कुछ हमारे पास आ चुका है। क्लियर है अभी? ये तो ये छोटा सा काम है, आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और वैसे भी आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है। क्लियर है अभी? तो अभी हम यहाँ पर सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो सिलेबस को हम लोग केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं अभी। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखो भी, जो फिजिकल केमिस्ट्री है इसमें हमारे आते हैं सबसे पहले 3 चैप्टर, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स। ये तीनों चैप्टर न्यूमेरिकल बेस्ड हैं। इनमें ज़्यादातर आपको न्यूमेरिकल पोर्शन मिलने वाला है, सिर्फ इन्हीं 3 चैप्टर्स में ही न्यूमेरिकल्स हैं। और केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल इजी आते हैं, अगर आपको टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल मिलते हैं, तो कुछ खास नहीं डिफ़िकल्ट होते। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपके ये न्यूमेरिकल्स ईजिली होने वाले हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना, मैंने आपको पहले ही बताया था, तो उनकी सभी प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट ज़रूर कर लेना, तो आपके न्यूमेरिकल पोर्शन ईजिली हो जाएंगे। इसके बाद आते हैं अभी हमारे 2 चैप्टर, दैट इज़ दी टी एंड एफ ब्लॉक एंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये दोनों इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं, सिर्फ 2 चैप्टर हैं इनऑर्गेनिक में, ये काफ़ी इजी पार्ट है। तो डी एंड एफ ब्लॉक में आपको डी एंड एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी कुछ रिएक्शंस वगैरह मिलेंगी। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी चैप्टर इजी है, वो भी कुछ खास नहीं डिफ़िकल्ट। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ आपको 2 चैप्टर मिलने वाले हैं। फिर भी अगले जो 5 चैप्टर हैं वो आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिनमें हेलोल्केन, हेलोरिन्स, इनके बीच आपके जो यहाँ पर हेलोजन्स होते हैं उनको ज्वाइन कर कर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं उनकी स्टडी होगी। फिर अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर हैं, जिनमें अल्कोहल्स, फिर फिनोल्स और ईथर्स की स्टडी की जाएगी। ये आपने पिछले साल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फंक्शनल ग्रुप्स में इनके नाम शायद सुने होंगे, इसलिए मैंने आपको ये सबसे पहले ही बता दिया था कि कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को ज़रूर क्लियर आपने पहले ही कर लेना है। फिर आते हैं भी एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स की स्टडी है, फिर अमाइंस की स्टडी है। फिर आते हैं बायोमोलिक्यूल्स। तो बायोमोलिक्यूल्स में आप लोगों को ग्लूकोज, फ्रक्टोज जैसे, ठीक है, सब्सटेंसेस की स्टडी होगी। फिर आपके प्रोटीन्स आ जाते हैं, डीएनए, आरएनए वगैरह होती हैं, इन सभी की बेसिक स्टडी होगी। ठीक है, डीपली नहीं है, हमें बेसिक्स हैं इनके बारे में। क्लियर है? तो ये आपका भी सिंपल सा एक सिलेबस है। पिछले कुछ सालों से सिलेबस को काफ़ी ज़्यादा इजी बना दिया गया है। अब देखो भी, जो बच्चे यहाँ पर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं उन्हें एक्स्ट्रा काम करना होगा, क्योंकि बोर्ड में थोड़ा सा सिलेबस पिछले 2-3 सालों से रिड्यूस कर यूज़ कर रहे हैं, बट
जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आते हैं, आपको वो भी सभी साथ में ही कवर करने होंगे। क्लियर है? अब इसके अलावा अब देखो भी इनकी जो मार्किंग स्कीम है वो क्या है। 23 मार्क्स का भी आपका जो सबसे पहला पोर्शन है फिजिकल केमिस्ट्री रहने वाला है। 14 मार्क्स का आपका इनऑर्गेनिक के 2 चैप्टर हैं। बाकी के 33 मार्क्स आपके ऑर्गेनिक के हैं। मतलब 70 में से 33 यानी कि हाफ के आसपास आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इस साल का, ठीक है, सिलेबस है। इतना क्लियर है? अब इसके अलावा देखो भी इनको आपने जो पूरे सिलेबस को है वो आपने किस तरह से कौन से मंथ में कौन सा चैप्टर आपका होना चाहिए, बाकी आपका स्कूल को भी आप लोग साथ में फॉलो कर सकते हैं, बट मोस्टली स्कूल में इसी तरह से ही चैप्टर्स को करवाया जाता है, वो आपको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो भी जो पहले आपके 2 चैप्टर हैं सॉल्यूशंस एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो आप लोगों ने अप्रैल मंथ में कंप्लीट कर लेने हैं। दोनों चैप्टर मतलब इजी हैं, ठीक है, दोनों में आपको न्यूमेरिकल्स ही मोस्टली मिलने वाले हैं, तो सिंपली आपका ये 2 मंथ्स जो हैं वो आपका न्यूमेरिकल पोर्शन पर ही ध्यान रहने वाला है। बाद में आपने मई और जून में, ठीक है, क्योंकि जून की मैं साथ में हॉलीडेज़ भी ऐड कर रहा हूँ, तो हॉलीडेज़ में आप थोड़ा सा फ्री सिर्फ वो बच्चे रह सकते हैं भी जिन्होंने जेईई नीट ना करना हो। जिनका जेईई नीट है उनको पास तो भी पूरा साल फ्री टाइम है ही नहीं। बाकी मोस्टली बच्चे जेईई नीट तो आपका होगा ही ना, भी आप लोग साइंस के बच्चे हैं तो और आप लोग क्या करेंगे। तो मई जून में आपने 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पर, दैट इज़ दी केमिकल काइनेटिक्स, और साथ में आपने एक साथ में ऑर्गेनिक का चैप्टर कर लेना है, दैट इज़ हेलोल्केन हेलोरिन। जिनके बेसिक कंसेप्ट्स ना हुए हों वो भी साथ में ही पहले उनको करना, बाद में हेलोल्केन हेलोरिन करना। क्लियर है? फिर आता है भी आपका जुलाई का मंथ, ठीक है, तो जुलाई में आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं भी डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है, डी एंड एफ ब्लॉक एंड दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये दोनों इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स इनके साथ में यूज़ होते हैं, तो दोनों चैप्टर एक साथ आप लोगों ने जुलाई मंथ में कंप्लीट कर लेने हैं। तो इसके साथ आपके जो है वो आपकी फिजिकल और इनऑर्गेनिक ख़त्म, और एक चैप्टर ऑर्गेनिक का ख़त्म, आपके बचते हैं 4 चैप्टर, ठीक है। फिर आपने भी अगस्त में क्या करना है, अगस्त में आपने एक चैप्टर करना है, वो है आपका अल्कोहल फिनोल एंड ईथर। बाद में आपने रिवीजन शुरू कर देनी है, क्योंकि सितंबर में मोस्टली स्कूल्स में एग्ज़ाम रखे जाते हैं, तो सितंबर से पहले आपने अपनी रिवीजन शुरू करके सितंबर के एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन करनी है। क्लियर है? फिर आते हैं भी आपके, अब यहाँ पर बचते हैं 3 चैप्टर, एल्डिहाइड, अमाइंस और बायोमोलिक्यूल्स। ये अपने अक्टूबर एंड नवंबर मंथ में आराम से हो जाएंगे, नवंबर के भी आपके हाफ मंथ ही यूज़ होगा, तो वहाँ तक आपका सिलेबस कंप्लीट होने का अनुमान है। नवंबर, अगर हम लोग 20 नवंबर रख लें तो 20 नवंबर तक आप अपना सिलेबस ईजिली कवर कर सकते हैं विद ईच एंड एवरी एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर ऐसा आपका हो जाता है तो काफ़ी इजी है, क्योंकि बोर्ड ने भी आपको जो ऑफिशियल सिलेबस दिया है उसमें यही बताया गया है कि 108 पीरियड्स में ये कंप्लीट होता है सिलेबस, और अगर हम लोग नवंबर तक बात करें तो आपके पास 150 डेज़ हैं। अगर हम लोग सभी संडेज़ भी वहाँ से निकाल दें, सभी तरह की छुट्टियाँ निकाल दें, जून भी आपके पास हाफ मंथ की मैंने आपकी छुट्टियाँ निकाल दी, सितंबर सारा मंथ निकाल दिया, तो ये सब कुछ निकाल कर भी आपके पास 150 डेज़ हैं। बोर्ड ने 108 दिन दिए हैं, बट हम उसको 150 डेज़ दे रहे हैं, तो इतने में आपका ईजिली सब कुछ हो जाएगा, ठीक है अभी। तो ये आप अगर स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं तो बहुत अच्छे से आपका कंप्लीट सिलेबस प्लस आपके सितंबर एग्ज़ाम से पहले अच्छी सी रिवीजन भी होने वाली है। अब भी बात करते हैं कि इसके अलावा हमें क्या करना होगा। देखो भी आपके नोट्स, फिर एनसीईआरटी की ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, देन सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आप कोई भी, ठीक है ना, बुक बाय कर सकते हैं, बहुत सारी बुक्स आती हैं मार्केट में। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक आपने बाय ज़रूर कर लेनी है, सितंबर के एग्ज़ाम से पहले उसको यूज़ कर लेना, ठीक है। तो जब आपका यहाँ पर अगस्त मिड में आपने उस बुक को बाय कर लेना है, तो 15 अगस्त के बाद आपने उसमें से प्रॉब्लम्स करनी शुरू कर देनी है अलॉन्ग विद द रिवीजन, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही अच्छी यहाँ पर एक स्ट्रेटजी रहने वाली है। इतना क्लियर है अभी? तो ऐसे आप ये अपना पूरा सिलेबस विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में होंगे, उसके बाद आप लोग सैम्पल पेपर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो बोर्ड के बहुत सारे प्रीवियस पेपर तो आपके उन प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स में हो जाएंगे। फिर आपके पास एक और ऑप्शन बचता है जो कि ऑफिशियल है,
दैट इज़ दी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से अगर कुछ भी ना कर पाएँ तो एमसीक्यूज़ उसमें से ज़रूर कर लेने हैं भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। ठीक है, अगर आप लोग इतना भी सब कुछ फॉलो कर लेते हैं तो सबसे पहली बात भी एनसीईआरटी बुक की प्रॉब्लम्स प्लस एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स के साथ ही आपका 80 to 90% एग्ज़ाम उसी से ही कवर हो जाएगा। बाकी जो प्रीवियस ईयर है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपकी स्पीड अच्छी बन जाए, आपको आइडिया हो कि एग्ज़ाम में किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो आपका अच्छे से हो जाएगा। अब भी बात आती है कि जो पेपर का स्टाइल क्या रहने वाला है, वो लास्ट ईयर जैसा ही अभी तक जो बोर्ड ने इशू किया है उसके अकॉर्डिंग सेम स्टाइल रहेगा। 70 मार्क्स का पेपर होगा। मार्किंग स्कीम मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, उसमें से केस स्टडीज़ आएंगी, एमसीक्यूज़ आएंगे। ठीक है, वो सब कुछ एज इट इज़ अभी तक कैसा ही है, क्योंकि पहले कुछ न्यूज़ आ रही थी कि साल में 2 बार पेपर होने हैं अभी, बट अभी तक उसका कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। बोर्ड ने जो सिलेबस अपलोड किया है वो ईयर वाइज ही है, जो जो इससे पहले था। ठीक है ना, पिछले साल वाला ही सेम टू सेम है कि एनुअल सिस्टम है, तो अभी तक वही है। तो अभी आप ऐसा कुछ मत सोचिए, तो अगर कुछ हुआ तो वो बहुत ही जल्द अपडेट हो जाएगी। ठीक है, अप्रैल मंथ तक अपडेट होनी चाहिए, बट इस साल ऐसा होने की कोई सो भी ये थी आप लोगों के लिए इस साल के सिलेबस की डिस्कशन, कौन सी बुक्स यूज़ करनी है, कैसे आप लोगों ने इस साल की पूरी अपनी स्टडी को चलाना है। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी आप लोग अपने बाकी के सारे सब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि बाकी के सब्जेक्ट्स की भी आपको ऐसी एक प्लान बनाकर दे दिया जाए ताकि आप लोगों का ये साल काफ़ी अच्छा बीत सके। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आपको हमारे चैनल पर ऐसा स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा, तो आपका ये साल की जो केमिस्ट्री की प्रेपरेशन है वो ईजिली हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।